गुड डे एवरीवन, वेलकम टू इंडियन डिफेंस एकेडमी। अपनी अपनी हिस्ट्री सीरीज को कंटिन्यू करते हैं और आज हम देखेंगे सोशो रिलीजियस रिफॉर्म का लास्ट लेक्चर। ध्यान रखिएगा, लास्ट क्लास में हमने खत्म किया था थियोसॉफिकल सोसाइटी में। आज हम देखेंगे कुछ कास्ट बेस्ड रिफॉर्म और वुमेन बेस्ड रिफॉर्म। देखिए, इंडिया में बात करूं मैं तो वुमेन्स की पोजीशन काफ़ी ज़्यादा खराब थी, तो वुमेन्स बेस्ड रिफॉर्म क्लियर। अगर मैं बात करूं वुमेन बेस्ड रिफॉर्म की तो सबसे पहले इंडिया में ध्यान रखिएगा सती प्रथा बैन हुई। क्लियर, सबसे पहले सती प्रथा। और आपको पता है सती प्रथा क्या थी? अगर किसी का हस्बैंड मर जाता था तो उसको भी क्या कर लेते थे, उसको भी हम आग में डाल देते थे उन्हीं के साथ जलने के लिए। तो ये काफ़ी खराब बेसिकली हमारी प्रथा थी। इसको बैन करने का जो पूरा का पूरा श्रेय जाता है वो जाता है राजा राम मोहन रॉय को। तो सती प्रथा को जो बैन करने का श्रेय जाता है वो जाता है राजा राम मोहन रॉय को। ध्यान रखिएगा, राजा राम मोहन रॉय के ही एफर्ट्स थे कि सती प्रथा बैन हुई 1829 में बंगाल में और 1830 में बॉम्बे एंड मद्रास में। बॉम्बे एंड मद्रास में क्लियर। तो आपको ये चीज़ ध्यान रखनी पड़ेगी कि बंगाल में 1829 में बैन हुई और अगले ही साल 1830 में बॉम्बे एंड मद्रास में बैन होती है। और एफर्ट्स किसके थे? राजा राम मोहन रॉय के। ठीक है, तो आपको काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। सेकंड, ध्यान रखिएगा, इंडिया में अगर मैं बात करूं तो फीमेल इन्फेंटिसाइड काफ़ी ज़्यादा प्रैक्टिस की जाती थी। अगर आज की डेट की बात बोलूं तो आपने सुना होगा फीमेल फीटिसाइड। फीटिसाइड मतलब गर्भ में बेटी को मारना। इन्फेंट मतलब होता है नवजात शिशु, बहुत छोटा बालक। अब इन्फेंट मान लीजिए, पहले क्या होता था, पहले पता नहीं चलता था कि बेटा है या बेटी है। आजकल तो टेक्नोलॉजी काफ़ी इंक्रीज हो गई है, मशीन से तो पता चल जाता है। पर ध्यान रखिएगा, इस टाइम पीरियड पे क्या होता था, जैसे ही बेबी पैदा होता था अगर लड़की होती थी तो उसको मार देते थे। उसको हम बोलते थे फीमेल इन्फेंटिसाइड। तो इसको प्रिवेंट करने के लिए देखिए क्या क्या हुआ। तो प्रिवेंटिंग फीमेल इन्फेंटिसाइड। इन्फेंट मतलब होता है बहुत ही नवजात शिशु, छोटा बच्चा, और इन्फेंटिसाइड मतलब होता है अगर आप बच्चे को मार देंगे तो। और कैसे? फीमेल। ध्यान रखिएगा, काफ़ी सारे रेगुलेशंस आए। जो सबसे पहला रेगुलेशन आता है वो आता है 1804 में। ठीक है, बंगाल रेगुलेशन। अब इसका कोई मतलब था नहीं। क्यों नहीं था? यस, इसमें ये बोला गया कि सिर्फ 1804 में ये बोला गया कि जो फीमेल इन्फेंटिसाइड है वो इक्विवेलेंट टू मर्डर माना जाएगा। फीमेल इन्फेंटिसाइड है वो माना जाएगा इक्विवेलेंट टू मर्डर। इक्विवेलेंट टू मर्डर। क्लियर। और इस टाइम पीरियड में जांच वाच कुछ ज़्यादा होती नहीं थी। क्लियर। तो 1804 में ये आया कि फीमेल इन्फेंटिसाइड को इक्विवेलेंट टू मर्डर माना जाएगा और मर्डर के अकॉर्डिंग ही पनिशमेंट मिलेगी। पर जो इफेक्टिव लॉ आता है वो आता है 1870 में। वो आता है 1870 में। 1870 में लॉ क्या आता है? देखिए, 1870 में ये बोला जाता है कि अगर कोई बेबी जैसे ही पैदा होता है तो उसको उसी समय पे रजिस्टर कराना पड़ेगा। उसको उसी समय रजिस्टर कराना पड़ेगा आपको। ठीक है, गवर्नमेंट के पास आप जाएंगे और लिखेंगे कि बेबी है, ठीक है, मेल है फीमेल है। और अगर फीमेल है तो ध्यान रखिएगा कुछ सालों तक आपको, इवन 10 या 12 साल तक रेगुलर जाके वहाँ पे हर 5 या 6 महीने में ये बताना पड़ेगा कि हाँ ये मेरी बेटी थी और ये भी जिंदा है। क्लियर। तो ये क्या था, बेसिकली एक चेक करने के लिए भी एक प्रोविजन बनाया गया 1870 में कि आपको क्या करना है, जैसे ही बेटा होता है या बेटी होती है उसको रजिस्टर किया जाता है। क्लियर। आज आपको पता होगा जन्म प्रमाण पत्र मिलता है आपको। ठीक है, बर्थ सर्टिफिकेट आप बोलते हैं, तो बर्थ सर्टिफिकेट बनेगा उस समय पे। और क्या होगा, अगर फीमेल है तो आप कुछ सालों तक चेक भी करवाते रहेंगे। क्लियर। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, तो आपको इसको ध्यान रखना पड़ेगा। चलिए अगला ध्यान रखिएगा, जो नेक्स्ट है फीमेल इन्फेंटिसाइड के बाद विडो रीमैरिज एक्ट। ध्यान रखिएगा, जो विधवा होती थी उनको दूसरी शादी करने का अधिकार नहीं था। अब देखिए सुधार कैसे होगा कि उनको दूसरी शादी करने का भी मौका मिले। देखिए, अगर मान लीजिए कोई विधवा है तो उनको दोबारा शादी करने का अधिकार मिले। इसके लिए आया आपका विडो रीमैरिज एक्ट 1856। क्या था ये एक्ट और किसके एफर्ट्स थे? चलिए देखते हैं। थर्ड है आपका विडो रीमैरिज एक्ट। और ये विडो रीमैरिज एक्ट आया कब? तो ध्यान रखिएगा, विडो रीमैरिज एक्ट आया आपका 1856 में। विडो रीमैरिज एक्ट आया आपका 1856 में।
और ध्यान रखिएगा जो इसमें नाम आता है वो आता है ईश्वर चंद्र विद्यासागर। ईश्वर चंद्र विद्यासागर, इनका ओरिजिनल नेम क्या था? अगर आपको ध्यान होगा तो मैंने आपको लास्ट लेक्चर्स में बता रखा है, ईश्वर चंद्र विद्यासागर का जो ओरिजिनल नेम था वो था ईश्वर चंद्र बंदोपाध्याय। आगे जाके इनको विद्यासागर, विद्या के सागर का टाइटल मिलता है। किसके द्वारा? संस्कृत कॉलेज द्वारा। क्लियर? तो ध्यान रखिएगा ईश्वर चंद्र विद्यासागर के एफर्ट्स थे कि 1856 में आपका विडो रीमैरिज एक्ट आया। क्लियर? अगर मैं बात करूं, एक एसोसिएशन भी बनी थी इस टाइम पीरियड पे, उसका नाम था विडो रीमैरिज एसोसिएशन। कई बार क्वेश्चन आ जाता है, विडो रीमैरिज एसोसिएशन। और उस टाइम पीरियड पे बहुत बच्चे ऐसे होते हैं जो ईश्वर चंद्र विद्यासागर मार्क करके आते हैं, तो ध्यान रखिएगा विडो रीमैरिज एसोसिएशन किसने बनाई थी? तो आपका आंसर होगा विष्णु शास्त्री पंडित। विष्णु शास्त्री पंडित। और कब बनाई थी? 1850s में। 1850s में। आपको ये पॉइंट याद रखना पड़ेगा। क्लियर? जैसे मान लीजिए सती प्रथा बैन की बात आएगी तो राजा राम मोहन रॉय। अगर यहाँ पे बात आएगी विडो रीमैरिज एक्ट की तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? ईश्वर चंद्र विद्यासागर। यस, फोर्थ एफर्ट देखिए, तो फोर्थ एफर्ट क्या होगा? ध्यान रखिएगा जो लड़कियां थी उनकी बहुत जल्दी शादी हो जाती थी, तो क्या होगा आपका? चाइल्ड मैरिज पे या फिर गर्ल्स की जल्दी मैरिज पे, ठीक है, अर्ली मैरिज, चाइल्ड मैरिज। चलिए, अब जो इसका सबसे पहला एक्ट आता है वो था आपका नेटिव एक्ट, नेटिव एक्ट ऑफ 1872। अब ये एक्ट क्यों आया था, क्या आया था? ध्यान रखिएगा, कोई मतलब था नहीं इस एक्ट का। क्यों इस एक्ट का कोई मतलब नहीं था? क्योंकि नेटिव एक्ट 1872 में सिर्फ बोला गया कि चाइल्ड मैरिज नहीं होगी गर्ल्स की, कोई एज डिफाइन नहीं करी। ध्यान रखिएगा, अगर आपने एज ही डिफाइन नहीं करी तो आप बता कैसे सकते हैं कि चाइल्ड है या नहीं है? तो नेटिव एक्ट 1872 में सिर्फ ये बोला कि गर्ल्स की चाइल्ड मैरिज नहीं हो सकती, और ये रिलीजियस फेथ्स के लिए एप्लीकेबल नहीं था, लाइक हिंदूज एंड मुस्लिम्स। तो ये एक्ट था किसके लिए? वी डोंट नो, बट ध्यान रखिएगा हिंदूज के लिए एप्लीकेबल नहीं था, मुस्लिम्स के लिए एप्लीकेबल नहीं था। इट मीन्स हिंदूज मुस्लिम्स अर्ली या चाइल्ड मैरिज कर सकते हैं। क्लियर? ये सिर्फ एक्ट किसके लिए था? जो कि रिलीजियस फेथ्स को नहीं मानते। चलिए, इसके बाद नेटिव एक्ट 1872 के बाद जो नेक्स्ट एक्ट आता है और जो सबसे इंपॉर्टेंट एक्ट है वो है कंसेंट एक्ट। वो है आपका कंसेंट एक्ट। और कब आता है ये? 1891 में, कंसेंट एक्ट ऑफ 1891। और ध्यान रखिएगा कंसेंट एक्ट ऑफ 1891 में ये बोला गया कि गर्ल्स की जो एज है वो 12 साल कम से कम होनी चाहिए शादी करने की। बॉयज़ के लिए कोई भी एज डिफाइन नहीं थी, पर गर्ल्स की एज सेट कर दी गई 12 साल। इट मीन्स अगर आप 12 साल से ऊपर शादी करेंगे तो वो चाइल्ड मैरिज कंसिडर नहीं की जाएगी। क्लियर? तो कंसेंट एक्ट 1891 के अंडर गर्ल्स की जो मैरिज सेट कर दी गई, एज वो कर दी गई 12 ईयर्स। ठीक है, ये चीज़ इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपको ध्यान रखना है। जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट एक्ट आता है, और ध्यान रखिएगा चाइल्ड मैरिज के लिए ये काफ़ी समय बाद कोई एक्ट आता है, वो आता है शारदा एक्ट। आपने शायद नाम सुना हो, शारदा एक्ट 1930। शारदा एक्ट की अगर बात करूं तो ध्यान रखिएगा काफ़ी इंपॉर्टेंट एक्ट है। इसमें गर्ल्स की एज कर दी गई 14 और बॉयज़ की कर दी गई 18। तो गर्ल्स की जो एज थी वो कर दी 14 और बॉयज़ की एज कर दी 18। और अगर मैं बात करूं फ्री इंडिया का जो पहला एक्ट आया वो कौन सा आया आपका? वो आया आपका चाइल्ड मैरिज एक्ट। चाइल्ड मैरिज एक्ट। और कब आया आपका? ये आया 1978 का। पर ये देखिए, ये फ्री इंडिया का एक्ट है, चाइल्ड मैरिज एक्ट ऑफ 1978। आप सभी को पता है इसमें गर्ल्स की एज कितनी है? गर्ल्स की एज है 18 और बॉयज़ की एज है 21, जो आपकी आज भी चल रही है। और इसी को चेंज करने की बात चल रही है कि हमें गर्ल्स की एज 18 से बढ़ा के 21 कर देनी चाहिए। क्लियर? और ये आज का बहुत ज़्यादा आज का हॉट टॉपिक है। क्लियर? करंट अफेयर्स में भी ये आपका है, तो आपको एटलीस्ट चाइल्ड मैरिज के बारे में पता होना चाहिए, क्योंकि करंट में जो चीज़ होती है वो चीज़ें काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। देखिए, गर्ल्स के चाइल्ड मैरिज एक्ट कब आया? नेटिव एक्ट ऑफ 1872। ये बोला गया कि गर्ल्स की चाइल्ड मैरिज नहीं होनी चाहिए, ना ही कोई एज डिफाइन करी, और बोला गया हिंदूज के लिए भी नहीं है, मुस्लिम्स के लिए नहीं है। आगे कंसेंट एक्ट आया 1891 का, बोला कि गर्ल्स की जो एज है वो क्या होनी चाहिए? मिनिमम 12 ईयर्स होनी चाहिए। फिर आया शारदा एक्ट ऑफ 1930, क्या बोला? गर्ल्स की एज 14, बॉयज़ की एज 18। फिर आया चाइल्ड मैरिज एक्ट ऑफ 1978, और ये फ्री इंडिया का एक्ट था। बॉयज़ की एज 21 और गर्ल्स की 18, और आज भी यही चाइल्ड मैरिज एक्ट ऑफ 1978 चल रहा है, और इसी को बढ़ाने की बात चल रही है। चलिए अगला देखते हैं। देखिए, अब
अगर वुमेन्स का हमें क्या करना है, रिफॉर्म करना है, तो उनको हमें एजुकेट भी करना पड़ेगा। तो फिफ्थ है आपका एजुकेशन बेस्ड रिफॉर्म। क्लियर? क्या क्या चीजें हुई गर्ल्स की एजुकेशन को लेके, देखिए। चलिए, अगर मैं बात करूं गर्ल्स के एजुकेशन को लेके, तो 1813 में यहाँ पे क्रिश्चियन मिशनरीज आए थे। ठीक है, फिफ्थ अगर मैं बात कर रहा हूँ एजुकेशन को लेके, तो यहाँ पे कौन आए थे? यहाँ पे आए थे क्रिश्चियन मिशनरीज। क्रिश्चियन मिशनरीज का मेन काम क्या था? वो इंडिया क्यों आए थे? क्योंकि यहाँ पे जो भी हिंदूज हैं, मुस्लिम्स हैं, सिख्स हैं, उनको कन्वर्ट करने के लिए क्रिश्चियनिटी में, इनका मेन एम था। आए कब थे? 1813 में। ध्यान रखिएगा, इन्होंने क्या किया? इन्होंने सबसे पहले यहाँ आके कैलकाटा फीमेल जुवेनाइल, जुवेनाइल मतलब होता है यंग लोग। ठीक है, देखिए फीमेल मतलब लड़कियों के लिए खुल रही है। क्लियर? तो कैलकाटा फीमेल जुवेनाइल सोसाइटी ओपन करी 1819 में। तो गर्ल्स के लिए सबसे फर्स्ट स्टेप था, पहला स्टेप था क्या? ओपन करना, एक सोसाइटी ओपन करना। और किसके लिए? यंग लड़कियों के लिए। तो कैलकाटा फीमेल जुवेनाइल सोसाइटी 1819 में स्टार्ट की गई। और किसके द्वारा की गई? क्रिश्चियन मिशनरीज के द्वारा। इसके अलावा एक नाम आपने मेरे साथ पढ़ा अभी, ईश्वर चंद्र विद्यासागर। ईश्वर चंद्र विद्यासागर। क्लियर? अब ध्यान रखिएगा, ईश्वर चंद्र विद्यासागर की अगर बात करूं, तो इन्होंने बंगाल के अंदर 35 गर्ल्स स्कूल ओपन करे। 35 गर्ल्स स्कूल ओपन करे। क्लियर? अगर मैं फीमेल की और बात करूं, तो ध्यान रखिएगा, जो पहला कॉलेज या पहली यूनिवर्सिटी स्टार्ट हुई थी, वो थी 1917 में डीके कार्वे द्वारा। डीके कार्वे द्वारा वुमेन यूनिवर्सिटी ओपन की गई। वुमेन यूनिवर्सिटी ओपन की गई दिल्ली में। और ध्यान रखिएगा, सेम ईयर 1917 में ही लेडी हेडिंगे कॉलेज भी ओपन किया गया। लेडी हेडिंगे कॉलेज, और ये भी कहाँ हुआ? दिल्ली में। कब हुआ? 1917 में। ठीक है, तो याद रखिएगा प्रोफेसर डीके कार्वे, काफी इंपॉर्टेंट नाम है क्योंकि क्वेश्चन आ रखा है ऑलरेडी। तो प्रोफेसर डीके कार्वे द्वारा वुमेन्स यूनिवर्सिटी ओपन की गई। क्लियर? और सेम ईयर लेडी हेडिंगे कॉलेज 1917 में स्टार्ट किया गया। इसके अलावा ध्यान रखिएगा एक नाम सरोजिनी नायडू। अगर मैं बात करूं सरोजिनी नायडू की, तो सरोजिनी नायडू 1925 में इंडियन नेशनल कांग्रेस की प्रेसिडेंट बनाई जाती है। और ये फर्स्ट गवर्नर भी होती है कहाँ की? उत्तर प्रदेश की। ठीक है, तो फर्स्ट गवर्नर भी है ये उत्तर प्रदेश की। क्लियर? तो आपको इतनी चीजें ध्यान रखनी पड़ेगी। इसके अलावा ध्यान रखिएगा एक चीज और, 1925 में पंडिता रमाबाई सरस्वती ने स्टार्ट किया आर्य महिला समाज। आर्य महिला समाज। क्लियर? तो ध्यान रखिएगा 1925 में पंडिता रमाबाई सरस्वती ने स्टार्ट किया आर्य महिला समाज। क्लियर? आर्य समाज आपने ऑलरेडी पढ़ चुका है, यह है आर्य महिला समाज, क्योंकि कई बार क्वेश्चन ये भी आ जाता है। तो ये बेसिकली हमने क्या चीज पढ़ी है? एजुकेशन को लेके क्या क्या रिफॉर्म हुए वुमेन्स में। अब हम देखेंगे कुछ कास्ट बेस्ड रिफॉर्म। कास्ट बेस्ड रिफॉर्म आपने ऑलरेडी काफी सारे मेरे साथ देख लिए हैं, बस मैं आपको वाइंड अप कर रहा हूँ 2-3 चीजें और बता के। ध्यान रखिएगा, अगर कास्ट बेस्ड रिफॉर्म की बात करूं, इंडिया में 4 क्लास थी, आप सभी को पता होगा, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य एंड शूद्र। चलिए, यस देखिए, इंडिया में 4 क्लास थी, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य एंड शूद्र। क्लियर? अब जो सबसे ज्यादा पोजीशन खराब थी वो थी शूद्र की या फिर लोअर क्लास की। लोअर क्लास को डेवलप करने के लिए या फिर उनको अपग्रेड करने के लिए क्या क्या चीज़ें इंडिया में हुई, आपने बहुत सारी चीज़ें ऑलरेडी देख चुकी है, जैसे ब्रह्मो समाज, जैसे आर्य समाज, जैसे परमहंस मंडली। क्लियर? अब ध्यान रखिएगा, इसके अलावा अगर मैं बात करूं 2-3 चीज़ें आपको इसमें और जाननी है। जैसे एक नाम श्री नारायण गुरु, श्री नारायण गुरु,
इनका एक स्लोगन है काफ़ी इंपॉर्टेंट और बहुत बार एग्जाम में आया है। क्या स्लोगन है इनका? वन रिलीजन वन गॉड फॉर मैनकाइंड। ये आपको मैं वन लाइनर बता रहा हूँ कि ऐसे क्वेश्चन आए हैं। क्वेश्चन सीधा सीधा आया है कि बताइए वन रिलीजन वन गॉड फॉर मैनकाइंड किसका स्लोगन है? फॉर मैनकाइंड किसका स्लोगन है? तो ये स्लोगन है आपका श्री नारायण गुरु का। इसके अलावा इनके एक शिष्य थे, डिसाइपल थे, इन्होंने एक नारा दिया, एक स्लोगन दिया। क्या था? देखिए, इन्होंने बोला वन रिलीजन वन गॉड फॉर मैनकाइंड, और इनके जो शिष्य थे, डिसाइपल थे, उनका जो नारा था वो था नो रिलीजन नो गॉड फॉर मैनकाइंड। और ये काफी इंपॉर्टेंट है और काफी फेमस हुआ। क्लियर? और इनके डिसाइपल का नाम क्या था? इनके डिसाइपल का नाम था सहोदरन अयप्पन। तो अयप्पन ने स्लोगन दिया नो रिलीजन नो गॉड फॉर मैनकाइंड, और काफी इंपॉर्टेंट स्लोगन है ये। क्लियर? इसके अलावा अगर बात करूं मैं तो महात्मा गांधी ने 1932 में ऑल इंडिया हरिजन संघ बनाया। ऑल इंडिया हरिजन संघ बनाया। उन्होंने बोला कि ये क्या है? हरि के भक्त, हरि। क्लियर? हरिजन बोलो इनको, ये अनटचेबल्स नहीं है, छुआछूत बेसिकली हटाओ और क्या यूज करो इनके लिए? हरि वर्ड। क्लियर? ये हरि के जन है, इनको हरिजन बोलिए। तो 1932 में महात्मा गांधी ने क्या बनाया? महात्मा गांधी ने ऑल इंडिया हरिजन संघ बनाया। क्लियर? अगर इसके बाद में बात करूं अंबेडकर जी की, तो भीमराव अंबेडकर ने बनाई बहिष्कृत सभा या बहिष्कृत हितकारिणी। और कब बनाई? 1924 में। तो अंबेडकर बहिष्कृत हितकारिणी बनाते हैं 1924 में, और ये बनाते हैं क्या चीज? ऑल इंडिया अनटचेबिलिटी लीग। ऑल इंडिया अनटचेबिलिटी लीग। ऑल इंडिया अनटचेबिलिटी लीग। और कब बनाते हैं ये बनाते हैं 1927 में। ये बनाते हैं 1927 में। और इसी साल 1927 में एक बहुत बार क्वेश्चन आया है, इसी साल वो बर्न करते हैं मनुस्मृति। ध्यान रखिएगा, वो बर्न करते हैं मनुस्मृति को। तो 1927 में भीमराव अंबेडकर मनुस्मृति को बर्न करते हैं। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो मैंने आपको ये वन लाइनर बताए हैं जो काफी बार आपके एग्जाम से पूछे जाते हैं। यहाँ पे चैप्टर कंप्लीट होता है। नेक्स्ट चैप्टर में आपको स्टार्ट करूंगा मैं इंडियन नेशनल कांग्रेस, और ये जो इतनी 2-3 चीजें हैं लाइक महात्मा गांधी की ऑल इंडिया हरिजन संघ, हम ऑल इंडिया अनटचेबिलिटी लीग, भीमराव अंबेडकर के बारे में, ये हम आगे क्लासेस में डिटेल में डिस्कस करेंगे। चलिए आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।